नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। 5 राज्यों के चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। यूपी में दलित राजनीति के झंडा बरदार स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के रथ से उतरकर अब साइकिल पर सवार हो गए हैं। स्वामी के अलावा चुनावी सीजन में 3 और विधायकों ने बीजेपी को झटका दिया है। लेकिन यूपी में बीजेपी को झटका लगा तो पंजाब में उसे नई ताकत भी मिली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले दल बदल, मौर्य का बीजेपी से मोहभंग, यूपी बीजेपी को झटका, पंजाब बीजेपी को मिली ताकत। 5 राज्यों के चुनावी अखाड़े में पहलवानों की अदला बदली का खेल शुरू हो गया है। यूपी में कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ राजनीति के पहलवान मुलायम सिंह के अखाड़े में पहुंच गए हैं। अब वे अखिलेश यादव के साथ चुनावी कुश्ती में उतरेंगे। सियासी मानसून देख दल बदलने वाले वे अकेले नेता नहीं हैं। उनके अलावा बीजेपी विधायक रोशन लाल, भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति ने भी कमल का साथ छोड़ दिया। उधर पार्टी बदली, इधर स्वामी प्रसाद के सुर भी बदल गए। दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मौर्य के इस्तीफे के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, एक बार बैठकर बात करना चाहिए था। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। प्रदेश बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आई। चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी को झटका लगा तो पंजाब में कमल को ताकत मिली। यहाँ कांग्रेस और अकाली दल के 4 बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, शिरोमणि अकाली दल के महासचिव गुरदीप सिंह गोशा, अमृतसर से धर्मवीर सरीन और पटियाला शहर के बड़े नेता कमर सिंह तोहड़ा और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हो गए। अकाली दल जो है वो एक फैक्ट्री कह लो, इंडस्ट्री कह लो, कंपनी कह लो, एक मुनाफे के हिसाब से काम कर रही है, जिसका मुनाफा आम जनता को बिल्कुल नहीं हो रहा, उनके घरों को ही हो रहा है। अपने घर भरे जा रहे हैं। जो हमारे लीडर्स हैं इसके अकाली दल के, वो अपने बिजनेस ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस हमारे खाली हो चुके हैं पंजाब के। सारा हमारा यूथ जो है वो या तो नशों में लगा दिया है उन्होंने या फिर बाहर चला गया। हम चाहते हैं कि बीजेपी की पंजाब में सरकार आए। वैसे भारतीय राजनीति में दल बदल का खेल काफी पुराना है। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कभी मायावती के हाथी की सवारी किया करते थे, लेकिन 2017 के चुनाव के एन पहले वे बीजेपी के रथ पर सवार हो गए और अब साइकिल चलाएंगे। लेकिन मौका परिस्थिति की इस राजनीति को क्या जनता पसंद करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वापस लौटते हैं एमपी की राजनीति की तरफ। कांग्रेस नेताओं के राज्यपाल से ना मिल पाने के मामले को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। दरअसल नेमावर हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई पदाधिकारी राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन राजभवन में कोरोना के चलते राज्यपाल से मुलाकात का समय नहीं दिया गया। इससे बौखलाए कांग्रेस नेताओं की अनाप शनाप बयानबाजी सामने आई। यहां तक कि भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए। कांग्रेस के इस रवैये से बीजेपी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर कांग्रेस की भाषा पर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के नेता धैर्य ही नहीं विवेक भी खोते जा रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर ऐसी ओछी टिप्पणी न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का हनन है, बल्कि सबके कल्याण करने वाली परंपरा का भी अपमान है। ये गर्व था कि एक आदिवासी व्यक्ति को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। हमें ये क्या पता था कि कोरोना से डरने वाला राज्यपाल जो अपने वर्ग को न्याय नहीं दिला सकता, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। सीबीआई इंक्वायरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर की है। उसके बाद नौटंकी करके दिग्विजय सिंह इस प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए सज्जन सिंह वर्मा जैसे बेहुदा लोगों को लेकर राजभवन जाते हैं। राजभवन के सामने इतनी भीड़ के साथ वहाँ ये कहते हैं कि ये राज्यपाल, ट्राइबल राज्यपाल, उनको सहायता नहीं दिला सकते। तो ऐसे राज्यपाल को किन शब्दों का उपयोग किया गया है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत भली।
एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल के लिए इन शब्दों का उपयोग करना कि कोरोना के डर के कारण से राज्यपाल बाहर नहीं निकल रहे, ये कोई सामान्य घटना है? आप एक महामहिम राज्यपाल को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं कोरोना के संकट में, उनका अपना प्रोटोकॉल है, क्या सज्जन सिंह वर्मा आप बताएंगे कि राज्यपाल को क्या प्रोटोकॉल का पालन करना है? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बीजेपी और कांग्रेस युवा वोटर्स को साधने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा कांग्रेस जागो युवा जागो अभियान की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने भी तंज कस दिया है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव दूर हैं, बावजूद इसके बीजेपी और कांग्रेस युवा वोटर्स को साधने में जुट गई है। आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में 70% से ज्यादा युवा वोटर हैं, जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी को देखते हुए 12 जनवरी को देश भर में युवा दिवस का आयोजन किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए जहां बीजेपी ने रूपरेखा तैयार कर दी है, वहीं युवा कांग्रेस भी इस बार युवा दिवस पर जागो युवा जागो कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस की माने तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं के बीच ले जाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम जागो युवा जागो अभियान के माध्यम से हमने स्वामी विवेकानंद की जीवनी, स्वामी विवेकानंद के क्या उपदेश थे और किस तरह से धर्मनिरपेक्ष एक समाज की गठन करने का उन्होंने जो सपना देखा था और सभी धर्मों को सत्य मानकर उनको स्वीकार करने का सपना देखा था। हिंदू धर्म को सबसे बड़ा इसलिए बताया था क्योंकि वो दूसरे धर्मों को अपने साथ में समावेश करते हुए उनको सम्मान देते हुए एक सहनशीलता का परिचय देता है। इन सबको चीज़ों को लेकर हम पूरे प्रदेश में शहर और ब्लॉक स्तर पर एक चर्चा का मंच दे रहे हैं, जिसमें सब लोग अपनी अपनी बातें रख सकेंगे और जो उपदेश हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए आज की जो चुनौतियां हैं और महापुरुषों ने क्या कहा उसके बारे में सब लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इधर युवा कांग्रेस के इस जागो युवा जागो अभियान पर बीजेपी भी तंज कस रही है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को छलने का काम किया है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस अपने वादे पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में कांग्रेस को युवाओं की बात नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, ऐसा साफ घोषणा पत्र में लिखा था और जब उनकी सत्ता आई, सरकार आई, तो वो इस बात से साफ साफ मुकर गए कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। मैंने तो उनका वचन पत्र प्रस्तुत किया था विधानसभा में, जिस पर उन्होंने लिखित में जवाब दिया है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं थी। तो कांग्रेस युवाओं के साथ छलावा करती है। कांग्रेस ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। कुल मिलाकर मिशन 2023 में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन चुनावी मुकाबले से पहले युवाओं को अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए रस्साकशी का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में युवाओं का भरोसा जीतने में कौन कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तुलना दीमक से की तो एक बार फिर ये बहस छिड़ गई और अब इसे सियासी मर्यादा के तराजू पर तौला जाने लगा है। पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरह के शब्द राजनीति में इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? क्या सियासत का स्वरूप ही बदल गया है? राजनीति में दीमक, जनता चुका रही कीमत, मुद्दों पर नहीं करता कोई बात, कहीं व्यक्ति तो कहीं संगठन पर बात। पहली तस्वीर भले दिल्ली की है, लेकिन इस तरह की सियासत अब आम हो चली है। यहां पंजाब की घटना के लिए बीजेपी राहुल प्रियंका को कटघरे में खड़ा किए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह नहीं मान रहे हैं। उन्होंने इस बार न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा, बल्कि उसकी तुलना दीमक से कर डाली। इन दोनों ही घटना में जनता से ज्यादा व्यक्तिपरक और संगठन परक राजनीति का बोलबाला है। सवाल ये है कि जन मुद्दे कहाँ हैं? आप बयान में भी ढूंढेंगे तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक
लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस की मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। जैसे ही ये बयान आया, बहस की दिशा बदल गई, प्रतिक्रिया प्रहार जैसी हो गई। एक साथ बीजेपी जैसे टूट पड़ी। कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह दीमक की तरह। वो कह नहीं पाते हैं कि कांग्रेस को ही दीमक की तरह खा गए हैं। दिग्विजय सिंह आरएसएस की तुलना दीमक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह की राष्ट्र विरोधी जमीन आरएसएस ने पूरे देश के अंदर खोद कर डाल दी। और थोड़े थोड़े मुझे अब ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी भी अब पागलपन की ओर जा रहे हैं। जिस आरएसएस के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, वे आरएसएस के लोग सत्ता में बैठे और उन्होंने सारा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। और न सिर्फ भ्रष्टाचार समाप्त हुआ इस देश के अंदर, इन सब के चेहरे भी बेनकाब हुए। और इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार की बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी उस भ्रष्टाचारी गैंग के एक सदस्य हैं। कुछ ऐसी ही सियासी हंगामेबाजी उस वक्त होती है जब बीजेपी की तरफ से गांधी परिवार निशाने पर होता है। लेकिन बात मध्य प्रदेश की करें तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिग्विजय सिंह के बयान का खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। उनके बयान पर बीजेपी एकजुट होकर बोलती है, और खासकर ऐसे बयान जो आरएसएस से जुड़े हों। अब सवाल यह है कि कब तक राजनीति में दीमक, पप्पू, फैकू, जीजाजी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते रहेंगे। बार बार ये शब्द रूप बदलकर राजनीति की दिशा बदलने क्यों आते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गई हैं। बिना मास्क के दौरा करने पर जब उनसे मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे मास्क से मेरा गमछा 4 गुना ज्यादा मजबूत है और मैं आज से नहीं पिछले 30 साल से सूर्योदय सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करती हूँ। ये मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपको बता दें कि उषा ठाकुर अपने प्रभार के जिले खंडवा में दौरा कर रही थीं। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। मास्क से मेरा परहेज, इतना बड़ा गमछा तुम्हारे मास्क से 4 गुना मजबूत और स्वस्थ है ना। दूसरा, मेरी दैनिक दिनचर्या में मैं शुरू से, यानी आज नहीं, कम से कम पिछले 30 सालों से सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ और ये मेरी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ऐसे जो वायरल अटैक है वो परेशान नहीं करे। मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ होना नहीं हुआ। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है और इस बयान के बाद श्वेत पत्र जारी करने तक की मांग उसने रख दी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रोजगार पर सियासी रार छिड़ती दिख रही है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब लोकवाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 3 वर्षों में सरकारी कार्यालयों में सीधी भर्ती के अलावा अन्य माध्यमों से भी भर्ती की गई, जिसके कारण 4,65,000 से अधिक लोगों को सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में कार्य करने का अवसर मिला है। इसके अलावा 30,000 नौकरियां नए उद्योगों में मिली है। प्रदेश में निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन हुआ है। इधर सीएम ने 5 लाख के रोजगार का दावा किया तो उधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने फौरन दावे पर सवाल खड़े कर दिए। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि ये झूठ छत्तीसगढ़ के युवाओं के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि सीएम बताएं कि इन 5 लाख युवाओं को किस किस विभाग में नौकरी दी। रमन सिंह के बाद अजय चंद्राकर ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सीएम को बताना चाहिए कि स्कूल शिक्षा विभाग के 14,580 शिक्षकों की भर्ती कब से चल रही है और कब तक चलेगी। लगभग 1900 से ज्यादा सहायक प्राध्यापक जिनका सिलेक्शन कर कर कि आपका सिर्फ उनकी नियुक्ति देना है, उनकी नियुक्ति 1 साल से अटकी हुई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार खाली बड़े बड़े ढोल पीटती है, जनता की उसको कोई चिंता नहीं है, नौजवानों की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। खाली वो विज्ञापन छपवाकर
और देश भर में वाही लूटने का काम कर रही है। वास्तव में जमीन पर छत्तीसगढ़ सरकार कहीं पर भी नहीं है और बेरोजगारों के साथ में क्रूर मजाक कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार बढ़ा या बेरोजगारी, और ये 5 लाख के रोजगार का आंकड़ा आया कहां से? अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2018 में प्रदेश में करीब 23 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे। 2020 में विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार ने आंकड़े पेश किए, जिसमें बताया गया कि अब प्रदेश में 18,90,620 पंजीकृत बेरोजगार हैं। मतलब 2018 के मुकाबले करीब 4 से 5 लाख पंजीकृत बेरोजगार कम हुए। बीजेपी के बयान के बाद सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि रोजगार देना और नौकरियां देना दोनों अलग अलग बात है। बीजेपी को शायद इसकी समझ नहीं है। रोजगार और नौकरी दोनों में अंतर है। नौकरी मतलब ये कि शासकीय कर्मचारी हो, निगम मंडल हो, यहाँ नौकरी दे दिया जाए तो नौकरी कहलाता है। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई है। नौकरी और ये सब चीज़ मिला के 5 लाख लोगों को रोजगार यदि दिया गया तो कोई गलत नहीं, एकदम सही है। डॉक्टर रमन सिंह और अजय चंद्राकर, ये इनको जनादेश प्रतिपक्ष का है, इनको विरोध करना है, तो ये अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। कुल मिलाकर रोजगार के मसले पर सियासी तू मैं जारी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लंबे अरसे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी ही सही, लेकिन कम से कम जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस तो हो रही है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब बात उस खबर की करेंगे जो इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। सोशल मीडिया से शुरू हुई चर्चा प्रशासन तक पहुंच गई है और जिम्मेदार कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। सबसे पहले आपको वो 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो सुर्खियों में हैं। ये पहली तस्वीर है जो राजधानी भोपाल की है, जहां एक महिला प्रोफेसर का गुस्सा एक फल बेचने वाले पर फूट पड़ता है और महिला ने गुस्से में ठेले वाले के फल सड़क पर फेंक दिए। इसके बाद अब भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस मामले में संज्ञान लिया है। हालांकि ये वीडियो 3 जनवरी का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहा है ये रीवा से है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी ने एक युवक को थप्पड़ जड़े। दरअसल बाइक हटाते वक्त महिला पुलिसकर्मी के पैर में कीचड़ लग गई थी। इससे तैश में आई महिला पुलिसकर्मी ने पहले तो युवक से अपने पैर, अपने जूते की कीचड़ साफ कराई और उसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने भीड़ के सामने युवक को थप्पड़ जड़ दिए। कहते हैं कुदरत करिश्मा दिखाती है। अगर आपको ऐसा ही करिश्मा देखना है तो आप पिपरिया के अनहोनी गांव जाइए। जैसा नाम है वैसा ही यहाँ काम है। यहाँ वो अनहोनी घटना घटती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो चलिए देखते हैं अनहोनी के अनूठे घटनाएं। यहाँ पर होती हैं कुछ अनहोनी घटना, इसीलिए इसे अनहोनी के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे कड़ाके की ठंड बढ़ती है, वैसे ही यहाँ के नल में पानी के साथ आग भी धधकने लगती है। पानी को माचिस की तीली दिखाओ तो आग पकड़ लेता है और पानी भी इतना गर्म कि हाथ ही जल जाए। यही वजह है कि सर्दियों में कुदरत के इस करिश्मे को करीब से महसूस करने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। निकलता है और यहाँ जो भी यानी अपनी खाज खुजली रहती है, हाँ क्या मतलब इसमें मिट जाती है इसमें पानी में। और गंदक का पानी रहता है, इसमें गर्म पानी है। ये तो क्या है, गर्म पानी का स्रोत है, उसमें चर्म रोग का है जरूर। पिपरिया के पास सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में अनहोनी नाम की ये जगह पिकनिक स्पॉट बन चुकी है। जिस नल से गर्म पानी निकलता है उसके पास ही गर्म पानी का कुंड भी बना है, जिसमें लोग नहाने के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं इस पानी में सल्फर की मात्रा भी है, जिसमें नहाने से कई तरह के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। हमने सुना ये दांत खाज खुजली है ना, वो भी ठीक हो जाती है पानी के नहाने। कहाँ के रहने वाले हो? हम रामपुर के रहने वाले हैं। ये पिपरिया के पास में 5 किलोमीटर।
हर साल ठंड में आते हो यहाँ? नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। कैसा लगा अनहोनी? बहुत अच्छा लगा। से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इससे हमें मुक्ति दिलाए और हम अपना जीवन बिल्कुल एंजॉय के साथ व्यतीत करें, ऐसी प्रभु से इच्छा है। कुदरत भी अपने कई रंग दिखाती है और अनहोनी की ये अनहोनी घटना भी कुदरत के उन्हीं रंगों में से एक है जो पानी में भी आग लगाने का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सूरज सिंह, बंसल न्यूज पिपरिया। चलिए, इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।